चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है आपका भारतीय संविधान का विकास। ठीक है, भारतीय संविधान का विकास किस प्रकार से हुआ है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है कि किस प्रकार से भारतीय संविधान का विकास हुआ है। ठीक है, और सबसे कह सकते हैं कि जो संविधान है आपके देश का, जो पॉलिटिकल साइंस में हम लोग मेन रूप से जो है भारतीय संविधान के ही पहलू को पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ है और उसमें कितने अनुच्छेद है, कितने भाग में बांटा गया है, और उस अनुच्छेद और भाग को हम लोग अच्छे से अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से जो सारे प्रश्न होते हैं तो उन्हीं सब में से ही आपका रहता है, चाहे भारतीय संविधान का विकास हो, चाहे प्रस्तावना हो, संविधान के भाग हो, भाग 1 हो, भाग 2 है, चाहे अनुच्छेद 1 से लेकर के 395 अनुच्छेद है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो संविधान है उसका जो इतिहास है, यानी जो भारतीय संविधान का जो विकास हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, उसको लेकर के आज का जो टॉपिक है भारतीय संविधान का विकास, या हम कह सकते हैं कि भारतीय जो संविधान का जो निर्माण हुआ है उसके जो इतिहास हैं वो कहाँ से शुरुआत होता है। अगर आप इसके डीपली में जाइएगा, ऐसे तो आप लोग को पता होगा कि संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे, तो उसको लिपिबद्ध या लिखा गया था। लेकिन एक बात और आपको समझना होगा कि जो भारतीय संविधान का जो मैक्सिमम पार्ट है वो 1935 का भारत शासन अधिनियम है। भारतीय संविधान का लगभग 2/3 पार्ट जो है आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है। ठीक है, अब भारत शासन अधिनियम 1935 तक पहुंचते पहुंचते अंग्रेजों को कितना टाइम लगा और उस चरणबद्ध तरीके से जो विकास हुआ है संविधान का, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, वहाँ का एक राजपत्र उसको मिलता है, 15 वर्षों के व्यापार के लिए उसे छूट दी जाती है कि भारत में जाओ और वहाँ यानी पूर्वी देशों में जाके व्यापार करो। एक छत्र राज के रूप में जो है 15 वर्षों के लिए एक राजपत्र लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुँचती है। तभी से जो कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की कुछ न कुछ स्वरूप जो है देखने को मिलना शुरुआत हो जाता है। तो संवैधानिक जब भी इतिहास की चर्चा करेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ही हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे। जब वहाँ के कंपनी आएगी, वहाँ के व्यापारी आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आकर के वो मनमानी करने लगेगी, अपने मन से जो है लोगों से जो है तरह तरह के जो है टैक्स वसूली करने लगेगी। तो उसको रोक लगाने के लिए तरह तरह के जो कानून बनाए गए अंग्रेज, वहाँ के जो ब्रिटिश राजमुकुट के द्वारा, तो उसका भी अध्ययन हम लोग भारतीय इतिहास के जो संवैधानिक विकास की जो प्रक्रिया है उसमें करते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, सबसे टफ कह सकते हैं टॉपिक माना जाता है पॉलिटिकल साइंस का, और यहाँ से क्वेश्चन बनाना इतना आसान नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे एक्ट है, अधिनियम है, जैसे चार्टर एक्ट है 1813 का, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, 1919 का अधिनियम है, 1935 का अधिनियम है, जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछते ही रहता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। यह टॉपिक थोड़ा सा टफ है, याद थोड़ा सा जल्दी नहीं होता है, लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट एक बार आ जाएगा अच्छे से तो आगे पॉलिटी पूरा आपको समझ में आएगा अच्छे से। आगे आपका कुछ नहीं, पॉलिटी एक बार अच्छे से अगर आप पढ़ लीजिएगा, प्रस्तावना हो, चाहे जो भी अनुच्छेद 1 जो है भारत राज्यों का संघ है, नागरिकता हो, चाहे मौलिक कर्तव्य हो, मौलिक अधिकार हो, चाहे राज्य के नीति निषेधक तत्व हो, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सब कुछ नहीं है। ये सब एकदम आप इजीली एक बार अगर थ्रोली पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है, सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है वो आपको थोड़ा सा याद भी रखना पड़ता है और कॉन्सेप्ट से ज़्यादा इसको याद करके रखना पड़ता है, जिस कारण से ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है एग्जामिनेशन में, एग्जाम हॉल में इस तरह के क्वेश्चन को बनाना। तो मैं पहले ही बता दिया हूँ आज का टॉपिक थोड़ा सा टफ है पॉलिटिकल साइंस का, क्योंकि भारतीय संविधान का विकास का जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा आपको क्या क्या आया किस एक्ट के तहत, ये थोड़ा सा याद करना होता है, या बार बार 2-3 बार पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग। चलिए, अब जो आपका टॉपिक है उसको शुरुआत करते हैं। और आपने देखा होगा 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12
ठीक है, जो भी पॉलिटिकल साइंस से जुड़े होंगे स्टूडेंट, जिनका 9th-10th में भी आपके पॉलिटी सेक्शन होंगे, 6 to 8 में पॉलिटिकल साइंस होगा, तो जो लोग पहले से कोर्स कर रखे होंगे उनको पता होगा कि कितना आसान क्वेश्चन था। और हमारे जो भी एवरेज स्टूडेंट उसमें 40 में से 35 तक इजीली पॉलिटिकल साइंस में सही कर लिए। क्यों कर लिया? क्योंकि वो सारे क्वेश्चन क्लासरूम में बताए हुए थे। 1 to 5 में भी 4-5 क्वेश्चन जो पॉलिटिकल साइंस के पूछे गए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे गए, जो कि आपको हमने रटवा दिया था। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, चाहे आप पीआरटी में बैठिए, 6 to 8 में बैठिए, 9-10th में बैठिए, या आप 11-12 में बैठ रहे हो। देखिए, सबका कॉन्सेप्ट एक ही है, बस लेवल थोड़ा थोड़ा अप होते गया है। ठीक है, जो 1 to 5 में है क्या है, पॉलिटिकल पूछेगा तो वो 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी मोड में ही पूछेगा। 6 to 8 में अगर आपका 40 क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे जाते हैं तो वो भी टफ नहीं है, वो भी आसान सा ही पूछा जाता है। 9-10th और 6 to 8 कमोबेश लगभग सेम ही है। ठीक है, तो इसके लिए आप परेशान नहीं हुए कि हम 11-12 के हैं, हम 9-10th के हैं तो 1 to 5 नहीं पढ़ेंगे, 1 to 5 वाले हैं तो 6 to 8 का अलग होता है। पॉलिटी, हिस्ट्री ये सब अलग नहीं होता, जान लीजिए। चाहे आप 1 to 5 में भी क्वेश्चन अगर वहां से पूछेगा, 6 to 8 में भी पूछेगा, तो उसी लेवल के उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना समझ लीजिए। हाँ, मैं आपको बेसिक से आपको हाई लेवल तक बता दूंगा, जिससे कि आपको 10+2 तक में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए, बहुत सारे थ्योरी के पार्ट होते हैं, जितना जरूरत है मैं उतना ही आपको बताऊंगा, क्योंकि सिलेबस तो बहुत बड़ा है और जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आप उतना अच्छे से करके जाते हैं तो उसी में आपका रिजल्ट होता है। विद्वान बनने के लिए पूरा उम्र बाकी है, विद्वान बनते रहिएगा हर एक सब्जेक्ट का। फिलहाल आप लोग जो है जॉब पकड़ लीजिए। ठीक है, टीचर का जॉब, जो भी तरीका है, टेक्निक है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सेक्शन को मैं भी कराता हूं, और आप भी वही सब सेक्शन को बार बार पढ़िए, जिससे कि आप एग्जामिनेशन आराम से निकाल लीजिए। बाद बाकी तो पूरा उम्र विद्वान बनते रहिएगा और बनाते भी रहिएगा। चलिए, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि अभी जो लेक्चर मैं दे रहा हूँ आप लोग को लेक्चर समझ में आता भी होगा, और आसपास के लोगों को जो भी टीचिंग जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, टीचर बनने का सोच रहे हैं, तो उनको ज़रूर आप लोग इन्फॉर्म जरूर कीजिए, हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताइए और उनको ज़रूर देखने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। ठीक है, चलिए, फायदा सबको होगा। अब आता है क्वेश्चन, यहां से देखिए टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था, यानी पॉलिटिकल साइंस के तहत हम लोग ये पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। तो कोई भी देश का जो संविधान होता है 1, 2 या 10 दिन में तैयार नहीं होता है, बल्कि बरसों लगते हैं, और ये चरणबद्ध तरीका होता है। कोई मतलब ऐसे नहीं कि बैठे और जो है पूरा संविधान लिख दिए। आपको लगता होगा कि भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में लिख दिया गया, ये बस थ्योरेटिकल बात है, कहने की बात है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये बरसों बरस जो भारतीय संविधान के निर्माण से पहले जो अंग्रेजों ने संविधान बनाया, जो 1935 तक बना के लेके गए थे, उसका ही आप देखिएगा तो 70%, 66% के आसपास 2/3 भाग जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान में इंक्लूड किया है। तो उसमें टाइम लगा था। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में संकलन कर दिया गया, पूरे भारतीय संविधान को एक प्रारूप दे दिया गया, ढंग से लिख दिया गया। लेकिन अगर गौर किया जाए तो भारतीय संविधान बनने में जो अंग्रेजों की भी भूमिका थी, और एक लंबा चरणबद्ध तरीका से भारतीय संविधान का विकास हुआ है। ठीक है, तो वही चीज आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, भारतीय संविधान का विकास। और इसका विकास देखा जाए तो मेन रूप से अंग्रेजों के शासन जब था, आपको पता होगा कि 1600 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, और ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 ईस्वी में भारत पहुंचता है। उसके बाद धीरे धीरे वो लोग व्यापारी प्रवृत्ति के हैं, व्यापार करते हैं, लेकिन उन्होंने बंगाल की स्थिति का फायदा उठाया। उन्होंने देखा कि केंद्रीय सत्ता का यहाँ अभाव है भारत में, और फिर उन्होंने जो है धीरे धीरे बंगाल पे अपना जो है राज जमाना शुरू किया। और उसी दरमियान जो है 1757 में प्लासी का युद्ध होता है सिराजुद्दौला के साथ, और अंग्रेजों ने क्या किया कि मीर जाफर को अपने में मिलाया, उसके जो सेना नायक था और उसके मंत्री को मिला करके षड्यंत्र के तहत सिराजुद्दौला को वहाँ से जो है युद्ध में हराया। और फिर जो है बंगाल, बिहार, जो उड़ीसा, जो तीनों एक प्रांत में बंगाल के तहत आते थे, तो वहाँ पर उसने शासन करना शुरुआत किया। ठीक है,
तब तक 1757 हो गया। फिर इलाहाबाद की संधि आपको पता है 1765 में हुआ, और उसके बाद जो है सारा दीवानी व्यवस्था जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा का है वो अंग्रेजों ने ले लिया और दोहरी शासन की नीति अपनाई। उसके बाद मेन समस्या था कि किस प्रकार से शासन हो, ठीक है। चूंकि अंग्रेज तो यहाँ शासन कर रहे थे, वो व्यापारी थे जो यहाँ पे शासन कर रहे थे, लेकिन इसका कंट्रोल कहीं ना कहीं ब्रिटेन से हो रहा था। वहाँ की जो महारानी थी एलिजाबेथ, वो कंट्रोल कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो है कंपनी के शासनाधीन अधिनियम। यानी जब कंपनी यहाँ पे शासन कर रही थी, यानी आपका 1757 के जो पलासी के मैदान में जब सिराजउद्दौला मारा जाता है, हार जाता है, मारा भी जाता है आगे चल करके, तो उसके बाद जो बिहार बंगाल की जब दीवानी व्यवस्था आ गई तो उनके लिए भी एक समस्या था कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे व्यापारी भी जो है व्यापार जो कर रहे हैं वो भी चालू रहे, और जो बिहार बंगाल के क्षेत्र में जो उन्होंने टैक्स वसूली का काम अपने जिम्मेदारी लिया है वो भी ढंग से हो। तो उसके लिए उन्होंने एक सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट लगाया 1773 ईस्वी में, ठीक है। इस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का शासक बनाया गया तथा प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया, वारेन हेस्टिंग्स को ही बनाया गया, ठीक है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया जाता है, वारेन हेस्टिंग्स को बनाया जाता है। तो यहां पे देखिए इसी अधिनियम के तहत क्या हुआ, बंगाल प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का किसको बनाया गया, वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। याद रखिएगा यह एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाया गया था। क्यों, तो कंपनी के लोगों को नियंत्रण रखने के लिए कि जो कंपनी के लोग यहाँ पे आकर के शासन करने लगे हैं तो उनका कंट्रोल किया जाए। ये ना हो कि ये इतने संपन्न हो जाएं, इतने शक्तिशाली हो जाएं कि वहाँ की सत्ता को भी हिला दें। तो कोई भी शासक चाहता है कि जो उसका जो वाणिज्य व्यापार या जो भी आर्थिक गतिविधि कर रहे लोग हैं वो कभी उन पे जो हक जमाना ना शुरू कर दे, तो उसको कंट्रोल करना। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर कंट्रोल करना शुरुआत कर दिया था, ठीक है। कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करना। मेन क्या था कि कंपनी वहां से व्यापार करने के लिए जो है अधिकारी या व्यापारियों को भेजा। अब वो व्यापारी यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कंपनी का व्यापार कम कर रहे, खुद का व्यापार ज्यादा कर रहे हैं, जिससे कंपनी को भी लॉस हो रहा है और धीरे धीरे जो है यहाँ का जो धन है, भारतीय धन जो है यूरोप में भी जा रहा है, ठीक है। वहां तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो कंपनी को जो नुकसान होने लगेगा, कंपनी को नुकसान होगा तो उससे पहले जो है उसको कंट्रोल कर लिया जाए। यानी कंपनी के व्यापारी जो है जो कंपनी के अंदर ही रह करके व्यापार करें, ना कि वो स्वयं अपना व्यापार स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखने के लिए यह रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था, ठीक है। तो मेन रूप से कंपनी के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार है, और यहां तक कि इसमें आदेश दे दिया गया था कि कोई भी कर्मचारी जो कंपनी के अधीन कर्मचारी हैं वो किसी से भी किसी भी प्रकार का गिफ्ट तक भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट अपने आप में जो कंपनी के जो कर्मचारी थे उसको नियंत्रण करने के लिए बनाया गया था। अंग्रेज जो बनाए थे इसको कंपनी के अधिकारी या जो कर्मचारी हैं उनको नियंत्रित करने के लिए, ये याद रखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट मेन रूप से यही था। उसके बाद इसके तहत क्या किया गया था कि कुछ पावर भी दिया गया था। क्या पावर था कि जो उस समय तक 3 प्रेसिडेंसी जो प्रांतीय कह सकते हैं, यहां पर मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी, जो 3 प्रेसिडेंसी बन चुके थे उसको बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। यानी बंगाल का गवर्नर जनरल ही वहां पर भी नियंत्रण करता था, ठीक है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि ब्रिटिश जो हुकूमत है उसका वर्चस्व बढ़ रहा है। पहले बंगाल तक सीमित थे, अब उन्होंने धीरे धीरे कहां कहां शासन करना शुरू कर दिया, मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी। कलकत्ता तो बंगाल चलिए एक है, लेकिन ये दोनों अलग एक्स्ट्रा इसके अधीन कर दिया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल गवर्नर के अधीन किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया। तो याद रखिएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया था। कौन कौन सा, 3 ही मेन प्रांत थे, एक मद्रास का, एक मुंबई का, तीसरा कलकत्ता, ठीक है।
तो ये तीनों को बंगाल के गवर्नर के अधीन यानी वारेन हेस्टिंग्स के अधीन कर दिया गया था। चलिए यहां तक समझ गए होंगे। और जो अंग्रेजी क्षेत्र है खास करके, देखिए उस समय भी ऐसा नहीं था कि पूरे भारत पर अंग्रेजों ने शासन किया, कभी भी पूरे भारत पे अंग्रेजों ने शासन नहीं किया। बहुत सारे देशी रियासत जो थे वहां पे अंग्रेजों ने शासन नहीं किया था। तो उसको हम लोग जो जिस पे शासन कर रहा है, ठीक है, तो ब्रिटिश जहां पे शासन कर रहे हैं, अंग्रेजी क्षेत्र जो भी था उसके गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग्स को बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको बार बार पूछेगा, बार बार पूछा गया है, बीपीएससी कितने बार पूछा है कहना मुश्किल है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहां किया गया था? तो सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में ही हुआ था। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया गया था और उसकी स्थापना 1774 ईस्वी में की गई थी। उस समय एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश के साथ जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, खास करके कंपनी से संबंधित, व्यापार से संबंधित अगर कोई विवाद है तो उसको सॉल्व करने के लिए। कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1774 ईस्वी में। किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ये क्वेश्चन कई बार बीपीएससी पूछ चुका है, फिर आने वाले समय में भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे अच्छे से। देखिए ये 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। ये दिल्ली वाला सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये अंग्रेजों का अपना सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सर्वप्रथम भारत में 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया गया था और उसमें 3, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, और उसका जो मुख्य न्यायाधीश का नाम था, यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सर एलिजा इम्पे। ठीक है, अन्य न्यायाधीश का नाम नहीं पूछेगा, लेकिन निश्चित रूप से आपको जो है मुख्य न्यायाधीश के नाम पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके तहत क्या था कि जो भी सूचनाएं हैं, जो भी कंपनी के तहत किस प्रकार से शासन हो रहा है, किस प्रकार से यहां पर जो है दीवानी व्यवस्था, टैक्स वसूली किया जाता है, सारी सूचना राज मुकुट को देने की बात थी। यानी जो ब्रिटिश जो राज मुकुट है, क्राउन का जो शासन है, तो वहां पर सारी सूचनाएं राजा तक पहुंचाने की बात की गई थी। ये जो है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के ही तहत। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दिया गया। यानी सबसे महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन आ गया कि भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट का जो निर्माण है वो किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था? तो याद रखिएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। कब किया गया था? तो 1774 ईस्वी में। कौन थे मुख्य न्यायाधीश? तो सर एलिजा इम्पे उसके मुख्य न्यायाधीश थे। याद हो गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता है? वारेन हेस्टिंग्स, जिसको कि तीनों प्रेसिडेंसी में कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है। बंबई प्रेसिडेंसी उस समय था, मद्रास प्रेसिडेंसी और तीसरा कलकत्ता प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं। और ये क्यों आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट? तो कंपनी के जो भी कर्मचारी और अधिकारी हैं उसको नियंत्रित करने के लिए, कि वो जो है जो भ्रष्टाचार कर रहे थे उसको कंट्रोल हो। जैसे अभी भी भारतीय अगर आप देखिए परिवेश में, तो जो लोग अधिकारी हैं तभी भी भ्रष्टाचार, बहुत सारे अधिकारी भ्रष्टाचारी होते हैं। तो उसी प्रकार से अंग्रेज में भी बहुत सारा जो अधिकारी थे, बहुत सारे वो भ्रष्ट हुआ करते थे। ठीक है, लोगों से बिना मतलब का जो है कर वसूली क्या करते थे, जरूरत से ज़्यादा टैक्स लेते थे, लेकिन कंपनी को नहीं देते थे, खुद रख लेते थे। तो इस तरीका से जो है उन पे भी कंट्रोल करना जरूरी था, इसीलिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लाया गया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण था, पूछा जा सकता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कोई ना कोई तथ्य आपको यहां से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, अब देखिए जो कमियां रह गई थी 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट में, उसी को दूर करने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। तो कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब लाया गया था?
तो पिट्स इंडिया एक्ट कब लाया गया था? तो याद रखेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट जो आया है वो 1784 में आया है। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया है? तो 1773 ईस्वी में। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया है? तो 1784 ईस्वी में आपका पिट्स इंडिया एक्ट आया है। ठीक है, अब इसका क्या काम है? देखिए यहां पर जो कंपनी का जो शासन है आप प्लस जो आपका जो दीवानी व्यवस्था है, जो सरकार का नियंत्रण वाला और कंपनी के नियंत्रण, देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में विधि नियंत्रण बोर्ड का गठन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन यहां पर कर दिया जाता है। ठीक है, तो एक कंपनी के ही अंतर्गत जो भी कंपनी का मामला है, ठीक है, तो उसके लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया जाता है, जिसको कि यानी कंपनी के कोई भी मामला को वो देखरेख करेगा। कौन करेगा? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। कोई भी मामला कंपनी से जुड़ा हुआ आएगा तो उसका कंट्रोल किसके पास रहेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनेगा, नियंत्रण बोर्ड है, चलिए अंग्रेजों के द्वारा, तो उसी में जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा ही उसका जो है कंट्रोल किया जाएगा। यानी कंपनी के मामलों के लिए एक स्पेशल बोर्ड का गठन कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कि कंपनी के व्यापार में अहस्तक्षेप की नीति। यानी कोई भी व्यापारी कंपनी जो है, कंपनी जो व्यापार कर रहे उसमें जो राजकीय मुकुट जो क्राउन है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी इसका अपना कंट्रोलिंग बोर्ड होगा और कंपनी जिस प्रकार से व्यापार करना चाहेगी ईस्ट इंडिया कंपनी वैसा कर सकती है। क्योंकि तब तक ब्रिटेन में आपको पता है कि एडम स्मिथ ने अहस्तक्षेप की नीति दिया था, जिसके तहत वाणिज्य विकास जो व्यापार है उसमें कहा गया था कि जो भी राज मुकुट, या देखिए एक होता है वाणिज्यवाद, एक होता है, आप लोग जब विश्व इतिहास हम जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे वाणिज्यवाद का चरण। ठीक है, तो वाणिज्यवाद क्या होता है कि राजाओं के संरक्षण में किया जाने वाला व्यापार वाणिज्यवाद के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जो राजा जो संरक्षण करता है, तो राजा जो है हर एक जगह पे अंकुश लगाते रहता है, कंट्रोल करते रहता है, हस्तक्षेप करते रहता है, तो जिससे व्यापारी लोग खुश नहीं हुआ करते थे और अच्छे से व्यापार नहीं किया करते थे। तो अब जाकर के क्या हुआ कि कंपनी के व्यापार में अहस्तक्षेप की नीति आई, यानी एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। अब राजा के द्वारा इसको मुक्त कर दिया गया वहां के मुकुट के द्वारा कि कंपनी जो व्यापार करती है वो अपना खुद उसका कंट्रोल करे, और जो प्रशासनिक इकाई है, जो प्रशासन, जो दीवानी व्यवस्था है जिसके तहत बिहार बंगाल का टैक्स वसूली किया जा रहा है, उसका एक अलग से कंट्रोल ऑफ जो भी कह सकते हैं बोर्ड बना दिया गया है। कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग किया गया। समझ गए? यानी जो कंपनी का जो व्यापारिक कार्य है वो कंपनी खुद करेगी और उसमें राजा हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन जो राजनीतिक कार्य है उसका एक अलग ही गठन किया जाएगा बोर्ड के मेंबर के द्वारा उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो राजनीतिक कार्य और जो व्यापारिक, जो कंपनी की जो व्यापारिक कार्य है, वाणिज्य का कार्य है, व्यवसाय का कार्य है, दोनों का कंट्रोल अलग अलग लोगों के हाथ में होगा। यानी जो आपका राजनीतिक कार्य है कंपनी का, उसका कंट्रोल अब वहां के जो महारानी है या एलिजाबेथ जो भी वहां के शासिका हैं उनके हाथ में रहेगा। लेकिन कंपनी का जो कंट्रोल है वो उसका एक बोर्ड बन गया, उसके द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1786 का अधिनियम, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया। यानी यहां पर जो 1786 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को एक विशेष पावर दे दिया गया कि वह कोई भी कानून अगर उसको थोपा जाता है तो वो विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के भी कानून को नहीं मान सकता है। ठीक है, और खुद के निर्णय को ही वो लागू करेगा। तो यानी विशेष पावर दे दिया गया, जैसे अभी भी राष्ट्रपति को विशेष पावर दिया गया है आपके भारतीय संविधान में, उसी प्रकार से यहाँ पे गवर्नर जनरल को विशेष पावर दिया गया। क्या लिखा गया है? गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में, लेकिन विशेष कंडीशन में, ठीक है, अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने, मतलब जो भी उसका परिषद है, जो परिषद का गठन किया गया है, उसका बात वो नहीं मान सकता था विशेष परिस्थिति में, और अपने निर्णय लागू कर सकता था। ये अधिकार, एक विशेष पावर, एक्स्ट्रा पावर जो है यहां पर 1786 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को दिया गया। ठीक है, तो ये याद रखने वाला बात है, याद रखिएगा। यानी स्पेशल पावर गवर्नर जनरल को 1786 के अधिनियम के तहत मिलता है, जिसमें कि वह परिषद के बात को नहीं भी मान सकता है
और खुद जो उसको लग रहा है उसको लागू वो करवा सकता है विशेष परिस्थिति में। ठीक है, तो 1786 का यही अधिनियम है। मेन चीज पूछता है, आपको पूछेगा कि कब जो है व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया, किस एक्ट के तहत। ठीक है, इस तरीका के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अब आते हैं चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 ये महत्वपूर्ण एक्ट है। चार्टर एक्ट 1813 क्या है? तो इस अधिनियम के तहत भारतीय शिक्षा पर विशेष करके देखिए, जो 1813 के चार्टर एक्ट निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा 1813 के एक्ट के तहत? तो सबसे पहला है कि भारतीय शिक्षा जो आपने पढ़ा होगा 1800, इसी के तहत आगे चल करके मैकाले की शिक्षा नीति आती है 1835 ईस्वी में। तो सबसे पहले जो शिक्षा पे, चूंकि अब अंग्रेजों को एम्प्लॉय चाहिए था जो काम कर सके भारत में रह करके, यानी काले शरीर में जो है दिमाग गोरा वाला होना चाहिए, इस तरह का व्यक्ति उसको चाहिए था। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने की बात की। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है 1813 के एक्ट के तहत। ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ कि प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा, ऐसा जो है ब्रिटिश सरकार ने यहां घोषणा किया कि भारतीय लोगों के पढ़ाई पर यानी भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया प्रति वर्ष खर्च किया जाएगा। उस समय का 1 लाख का बहुत ज्यादा महत्व था, इतना जान लीजिए। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, यानी कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है केवल वही व्यापार नहीं करेगी, बल्कि और भी कोई कंपनियां अगर भारत में व्यापार करना चाहती है तो उसको भी खुला छूट दे दिया गया। पहले क्या था, एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का ही कि भारतीय जो बाजार होगा उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के ही प्रोडक्ट बेचा जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ, 1813 के तहत खुला छूट दे दिया गया। चूंकि औद्योगिक क्रांति आ चुकी है ब्रिटेन में, वहां पे बहुत सारी कंपनियों का निर्माण हो चुका है, तो सारी कंपनियां जो है प्रोडक्ट जो है बेचना चाह रही है। तो इसलिए भारतीय जो बाजार था सबके लिए खुला छोड़ दिया गया। केवल कंडीशन क्या था, चीन और चाय के साथ केवल जो व्यापार करेगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगा। याद रखिएगा, चीन और चाय के साथ केवल कौन व्यापार करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगा। बाद बाकी जितने भी क्षेत्र हैं उसमें सभी कंपनियों को खुली छूट दे दी गई। ठीक है, चलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, यहां पे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कंपनी को अगले 20 वर्ष के लिए भारतीय प्रदेशों और राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। यानी अगले 20 वर्ष तक कंपनियां भारत में शासन करेगी और भारतीय प्रदेशों से राजस्व वसूली का काम करेगी। ठीक है, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, इसका चर्चा बार बार आएगा आपको 1813 का चार्टर एक्ट के तहत, ईसाई मिशनरियां को या पारसी जो भी है भारत में आने का आदेश दे दिया गया। इसके बाद ही ईसाई मिशनरियां भारत आने लगी और यहाँ पे ईसाईकरण होने लगा। यानी जो गरीब जनजातीय लोग थे या गरीब भारतीय लोग थे उनको ईसाई में कन्वर्ट किया जाने लगा। उसमें भी 1813 का चार्टर एक्ट का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि ईसाई मिशनरियों को खुली छूट दे दी गई कि भारतीय प्रदेशों में जा करके वहां पर ईसाईकरण करें। ठीक है, और यहाँ पर जो ईसाई करण की जो व्यवस्था आई वो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ही आया। उसके बाद ही जगह जगह बहुत सारी मिशनरियां आई जिन्होंने छोटे मोटे स्कूल खोले, वहां के बच्चों को प्रभावित किया, धीरे धीरे जो है उनका ब्रेन वॉश करके ईसाईकरण की ओर जो है भारतीय लोगों को भी बढ़ाया। ठीक है, तो 1813 का चार्टर एक्ट ईसाईकरण यानी जो भारतीय लोग थे ईसाई धर्म से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाने लगा, ईसाई मिशनरियों को छूट दे दिया गया। तो 1813 का चार्टर एक्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसी के एक्ट के तहत भारत में पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई। ठीक है, अगले 20 वर्ष तक के लिए कंपनी को ही राजस्व वसूली करने का काम दिया गया, टेंडर दिया गया। साथ साथ ईसाई मिशनरियों को भी भारत में खुली छूट दी गई। 1813 का चार्टर एक्ट याद रखिएगा। उसके बाद है 1833 का चार्टर एक्ट। देखिए,
कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। यानी जो कंपनी है अब वो, अब ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, कोई और कंपनी नहीं समझिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। तो यहां पर कंपनी की वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं रहा। ठीक है, अब चूंकि सभी कंपनियां आके व्यापार कर रही है तो इसका अधिकार समाप्त कर दिया गया। दूसरा, केवल कंपनी को राजनीतिक कार्य करने का ही शक्ति दिया गया। यानी प्रावधान किया गया कि केवल अब कंपनी क्या करेगी, राजनीतिक कार्य करेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, केवल यहां पे राजनीति का कार्य करेगी। यहां का जो कंट्रोलिंग है वो देखेगी, किस प्रकार से यहां से टैक्स जो है यहां से वसूली हो करके ब्रिटेन पहुंचे, ये काम देखेगी। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो कई बार पूछेगा कि किस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना, तो याद रखिएगा वह था चार्टर एक्ट 1833। इसके तहत क्या हुआ कि बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछेगा तो आपको बोलना है लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर बंगाल का गवर्नर जनरल बोलेगा तो आपको हमने पहले बताया वारेन हेस्टिंग्स बोलना है। शब्द में अंतर है, कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पूछेगा आपको, क्या पूछेगा, बंगाल का गवर्नर जनरल, तो आपको बोलना है वारेन हेस्टिंग्स। अगर पूछेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो आपको बोलना है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो याद रखिएगा। उसके बाद यहां पर कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित, मैकाले प्रथम, यही क्वेश्चन पूछा था इस बार। ठीक है, 69वीं शायद बीपीएससी में पूछा था कि विधि सदस्य के रूप में किसको शामिल किया गया था, तो मैकाले को। कब? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत मैकाले को विधि सदस्य के रूप में, शायद टीचर में ही पूछा है या 69वीं में, मुझे याद नहीं है, लेकिन यह क्वेश्चन अभी तुरंत पूछा था कि किसको जो है विधि सदस्य के रूप में, आप लोग को पता होगा अगर टीचर का क्वेश्चन देखे होंगे तो किसको जो है विधि सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था प्रथम, तो मैकाले को। ठीक है, और किस एक्ट के तहत, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, इसको आप 2-4 बार जरूर देखिएगा, ये जितने भी एक्ट हैं उसको 2-4 बार जरूर पढ़िएगा, तब जाके आपको याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी से कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया। यानी अब सारे कानून बनाने का अधिकार फिर से किसको दे दिया गया, तो जो भारत का गवर्नर जनरल बना है उसके पास दे दिया गया। अब आता है चार्टर एक्ट 1853। नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारी का वेतन निश्चित कर दिया गया, जो कि सरकार देगा। कौन देगा, तो सरकार देगा। जो भी नियंत्रण बोर्ड है जो कंट्रोल कर रहा है कंपनी का और जो राजनीतिक कंट्रोल कर रहा है, तो उसके जो भी पदाधिकारी होंगे उसको जो है सरकार द्वारा यहाँ पर क्या होगा कि पैसा दिया जाएगा, सैलरी दिया जाएगा, धन कंपनी देगी। लेकिन कंपनी को धन कहाँ से आएगा, तो भारतीय लोगों से ही वसूली करेगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर, जो डायरेक्टर जनरल उसमें बने हुए थे परिषद में 24 थे, उससे घटाकर के 18 कर दिया गया। और 6 सदस्य क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाते थे। यहाँ पर जो भारतीय, जो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ये कंट्रोल करने के लिए, यहाँ की जो राजनीतिक जो कह सकते हैं कंट्रोल करने के लिए 24 से 18 की गई। और 18 में भी 6 सदस्य किसके द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, तो ब्रिटेन की संसद द्वारा। यानी जो भारतीय राजनीति पे कंट्रोल जो होगा, भारत पे किस प्रकार से शासन हो, उसके सदस्य के रूप में जो भारतीय परिषद बनेगा, उसमें जो है यहाँ पे जो 18 सदस्य का जो चयन होगा, उसमें 6 सदस्य कहाँ के होंगे, तो राज मुकुट से संबंधित होंगे। यानी कहने का मतलब है क्राउन के सदस्य होंगे, यानी वहाँ की शासिका जो है महारानी, उसके सदस्य होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद देखिए 1858 का, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1857 की क्रांति होती है और उसमें आपको पता होगा कि 1857 की क्रांति में सिपाही विद्रोह में जो है अंग्रेज जीत जाते हैं और भारतीय सेना हार जाती है। ठीक है, चूंकि समय से पहले यह आंदोलन हो गया, तो इसके बारे में भी आपको पता होगा। तो इस स्थिति में क्या होगा कि इस अधिनियम के तहत भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधे कंपनी के हाथ से अब कहां जाएगा,
तो सीधे राजमुकुट के हाथ में। अभी तक भारत में कौन शासन कर रहा है? कंपनी शासन कर रहा है। लेकिन 1858 यानी 1857 की क्रांति के बाद जब 1858 का एक्ट आएगा तो इसके तहत अब जो है शासन किसके द्वारा चलाया जाएगा? तो डायरेक्ट अब वहां की महारानी, ठीक है, अब जो ब्रिटेन की महारानी है, जो क्राउन है, जो मुकुट है वहां का राजमुकुट, उसके माध्यम से शासन होगा। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस एक्ट के तहत कई लोग या कब जो है भारतीय शासन व्यवस्था अंग्रेज जो ब्रिटेन की महारानी के अधीन गया। तो कई लोग जो है 1757 मार के आ जाते हैं, उनको लगता है प्लासी के युद्ध के बाद ही जो है काम खत्म हो गया। ऐसी बात नहीं है। भारतीय शासन अंग्रेजों के अधीन पूर्ण रूप से यानी ब्रिटेन की महारानी के अधीन कब जाता है? तो 1858 के एक्ट के तहत जाता है, जब 1857 की क्रांति के बाद, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भारत का जो राज सचिव है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर है, दोनों को समाप्त कर दिया गया। जो इससे पहले जो ब्रिटेन की संसद ने दो भाग में बांटा था, एक राजनीतिक पार्ट को देखने के लिए और एक कंपनी के काम को देखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। ये दोनों को समाप्त करके एक पोस्ट नया बनाया, वो भारत राज सचिव। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत राज सचिव का जो पद है वो किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? तो याद रखिएगा, भारत राज सचिव का जो पद बनाया गया था वो 1858 के अधिनियम के तहत बनाया गया था, ठीक है। अब है इसमें भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके अब क्या कर दिया गया? वाइसराय। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछता है, लोग समझते हैं गवर्नर जनरल वाइसराय एक ही था, नहीं था। 1858 के से पहले यही पद गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था। कौन सा पद? तो जो वाइसराय का पद यहां पे आया अभी। तो देखिए जब 1858 का जब एक्ट आएगा, जब डायरेक्ट जो यहां का शासन है ब्रिटेन की महारानी के अधीन चला जाएगा, क्राउन के अधीन चला जाएगा, तब वह जो पद था गवर्नर जनरल का पद क्या कहलाया जाने लगेगा? तो वायसराय कहलाने लगेगा। और प्रथम वायसराय कौन बनेंगे? तो उस समय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति में भी ये थे। 1857 की क्रांति के समय भी अगर पूछेगा कि भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत भी है? दिक्कत होगा तो बताएंगे, कोई दिक्कत भी है? देखिए थोड़ा सा ये टफ होता है, खास करके भारतीय संविधान का भी का। इसके बाद तो पूरा पॉलिटी ही आसान है, ये थोड़ा सा याद करना होता है। क्या किन्हीं कोई दिक्कत भी है? आगे बढ़े। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत भी है? चलिए अब यहां पर क्या है कि ये समझ गए कि 1858 का तो ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत का शासन कब गया? 1858 के एक्ट के तहत। और भारतीय राज सचिव का पद कब क्रिएट किया गया? तो 1858 के अधिनियम के तहत, ठीक है। और भारत में जो गवर्नर जनरल का पद वायसराय के रूप में कब कहा जाने लगा? तो 1858 में। तो भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग बने। ये तीनों महत्वपूर्ण तथ्य है 1858 के अधिनियम से। निश्चित रूप से आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए आज के टॉपिक से दो क्वेश्चन तो फिक्स रखिए, जिनका भी पॉलिटिकल साइंस होगा 9th 10th में या जो भी 1 to 5 में भी दो क्वेश्चन फिक्स रहता है, यहां से पूछा ही जाएगा आपको। चाहे वायसराय पूछ दे, गवर्नर जनरल पूछ दे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पूछ दे, या कोई भी पूछ दे, पूछेगा ही पूछेगा। चलिए अब आते हैं ब्रिटिश ताज के शासनाधीन अधिनियम। अब क्या हुआ कि उससे पहले तो कंपनी के अधीन शासन अधिनियम था। अब आ जाएगा तथ्य, क्या आ जाएगा? तो ब्रिटिश ताज यानी जो राज मुकुट है, ब्रिटेन की महारानी के द्वारा जो शासन होगा उसके तहत जो अधिनियम बनाए गए, उसका पहला अधिनियम कब है? 1861 ईस्वी में, ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अभी भी राष्ट्रपति को यह शक्ति है। अध्यादेश जब बैठक नहीं होता है संसद का, तो उस समय अगर कोई कानून बनाना जरूरी है तो उसको अध्यादेश के माध्यम से लागू किया जाता है। अभी भी यह पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो ये पावर बनाया गया था कब? तो 1861 के ही तहत बना दिया गया था। यानी वायसराय को आपातकाल के समय में अध्यादेश जारी करने की शक्ति अभी भी भारतीय संविधान अनुच्छेद 123 के तहत
जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और वह कानून 6 महीने तक वैलिड होता है, तब तक जो है उसको संसद में पारित करना होता है। चलिए, अध्यादेश लागू रहने की अधिकतम अवधि उस समय भी 6 माह थी, अभी भी राष्ट्रपति के द्वारा इसी चीज को रिपीट कर दिया गया भारतीय संविधान में। चलिए, इस अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। वायसराय के कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। मुंबई तथा मद्रास प्रांतों को पुनः अधिकार जो कानून बनाने का है जो छीन लिया गया था, यह पुनः दे दिया गया। संशोधन करने का भी अधिकार दे दिया गया। अब आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ये क्या है देखिए, विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने के अधिकार दिए गए। यानी धीरे धीरे जो विधान परिषद बनाया गया था प्रांतों में, उसको थोड़ा बहुत पावर छूट दिया गया कि आप बजट पर अपना विचार प्रकट कर सकते हैं। सार्वजनिक हित के मामलों में विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन पूर्व सूचना दे करके, यानी कुछ प्रश्न भी पूछने की छूट दी गई। अगर प्रश्न पूछना है तो 6 दिन पहले जो है सूचना देके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का, यानी थोड़ा बहुत जो है भारत में निर्वाचन के माध्यम से जो है विधान परिषद जो मंडल है उसमें जो नेताओं को जो है चुनाव के माध्यम से या निर्वाचन पद्धति के माध्यम से चुना जाने लगा। ठीक है, लेकिन बहुत ही सीमित अर्थ में, सीमित मात्रा में। ठीक है, अब आ जाइए, सबसे महत्वपूर्ण है जिसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं, जो कि मार्ले उस समय भारत के राज सचिव थे और मिंटो वायसराय थे। ये क्वेश्चन बार बार पूछेगा। 1909 का भारत शासन अधिनियम, इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है और यहाँ पे इसको सांप्रदायिक पंचांग के भी नाम से जाना जाता है। किसको? तो मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 को। ये क्या है? तो इस अधिनियम को मार्ले मिंटो, मार्ले जो थे भारत के राज सचिव थे, जो पद क्रिएट किया गया था। दूसरा है मिंटो, उस समय के वायसराय थे। दोनों ने मिलकर के एक सुधार बनाया, सुधार दिया, जो अधिनियम बनाया उसी का नाम है 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम। ये क्या था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। आपको पता होगा 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। उसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग था, दोनों में अंग्रेजों ने फूट डालने का प्रयास किया हिंदू मुस्लिम के बीच में। ठीक है, तो वहां पे मुस्लिम लीग ने क्या किया कि प्रतिनिधित्व सांप्रदायिकता के आधार पर, यानी जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है उसमें मुसलमान ही खड़े होंगे और वहां वोटिंग भी कौन करेंगे? मुसलमान ही करेंगे। ऐसा नियम लाने के लिए, चूंकि उनको पता था कि हिंदू को दिया जाएगा तो वो कोई भी सीट नहीं जीत पाएंगे या वर्चस्व उनका बना रहेगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, और अंग्रेजों ने जानबूझ करके हिंदू मुस्लिम के बीच में फूट डालने के लिए जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक लॉर्ड मिंटो, इसीलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। सांप्रदायिक मतलब सांप्रदायिकता के आधार पर, धर्म के आधार पर निर्वाचन होना, समझ रहे हैं? यानी जहां पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां मुसलमान ही खड़े हो सकते हैं और वोट भी मुसलमान ही करेंगे, हिंदू नहीं दे सकते हैं। तो इस स्थिति में तो स्वाभाविक है कि उनको ही जीत मिलेगी, मुस्लिम लोगों की ही, मुस्लिम लीग की ही जीत होगी, और वही हुआ। इसीलिए यहां से ही फूट डालने का काम उन्होंने शुरुआत कर दिया था। लॉर्ड मिंटो को इसीलिए सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। सांप्रदायिक पंचांग भी 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम को कहा जाता है। ये दोनों तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एकदम याद रखिएगा। सांप्रदायिकता की शुरुआत किसने किया है? लॉर्ड मिंटो ने किया है। यानी सांप्रदायिकता के आधार पर, धर्म के आधार पर जो है यहां पर निर्वाचन प्रक्रिया की शुरुआत किसने किया? तो लॉर्ड मिंटो ने किया। और मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के ही अधिनियम को कहा जाता है। मेन रूप से सांप्रदायिकता यहीं से आई। ठीक है, केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। चलिए, इसी के तहत अब आ जाइए 1909 के बारे में प्रसिद्ध कथन है। किसने कहा है? गांधी जी क्या बोलते हैं? इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। कई बार पूछेगा गांधी जी ने किस एक्ट को बोला कि इसने हमारा सर्वनाश कर दिया, यानी सांप्रदायिकता की शुरुआत कर दी, तो 1909 के अधिनियम को गांधी जी ने बोला। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद रेमजे मैकडोनाल्ड है, उन्होंने कहा यह सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। ठीक है, तो कई बार दे देगा, कहेगा यह कथन किसका है, तो याद रखिएगा। ठीक है, नोट्स बिल्कुल आपको डेली हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी, जो लोग कोर्स से जुड़ गए हैं लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं हुए हैं,
तो अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा, व्हाट्सएप में हम आपको शामिल कर लेंगे, जिससे कि डेली बेसिस पे आपको पीडीएफ भी दिया जाए। ऐसे तो बुक फॉर्मेट में आपके ऐप में कंटेंट में डाला हुआ है ही, पूरा जितने भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे आपको पॉलिटी में, सारे चैप्टर कंबाइंड रूप से आपको दे दिए गए, जिससे कि आप प्रिंट करा के अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और वही चीज हम आपको पढ़ाएंगे भी, साथ साथ आपको जो है ऑनलाइन टेस्ट भी दिए गए हैं टॉपिक वाइज, और भी टॉपिक वाइज टेस्ट डाल दिए जाएंगे। आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी देते रहिए, जिससे कि आप में सुधार होते रहेगा, ठीक है। ये सब टॉपिक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब आते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इसको क्या कहा जाएगा? इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहा जाता है। मॉन्टेग्यू कौन है? तो भारत के राज सचिव हैं। वही चेम्सफोर्ड कौन है? तो वाइसराय हैं। तो दोनों ने मिलकर यह अधिनियम बना, इसीलिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा गया। इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई, यानी जो प्रांत होगा उसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के यहां पे शासन करेगा, केंद्र और राज्य मिलकर के शासन करेगा। द्वैध शासन का जनक लियोनस कार्टियस को कहा जाता है, जबकि बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने ही युद्ध भी किया था, प्लासी का युद्ध, उसमें जीत भी हासिल की थी। और दोहरी शासन इसीलिए लगाया क्योंकि उसको पता था कि भारतीय भाषा को वो उस समय समझ नहीं रहा था, भारतीय लोगों को जान नहीं रहा था। इसीलिए प्रशासन की इकाई भारतीय जो बंगाल के जो मीर कासिम है या मीर जाफर को दिया था, बाकी दीवानी व्यवस्था खुद के पास रखा था टैक्स वसूली का। तो वो एक अलग दोहरी शासन है, और ये एक दोहरी शासन है जिसमें केंद्र और प्रांत का दोनों का अलग अलग सब्जेक्ट में बांट करके, विषय में बांट करके शासन की बात की गई थी। आज भी भारतीय संविधान में संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची है, वो कहीं ना कहीं यही कॉन्सेप्ट पे ही आधारित है, द्वैध शासन पे ही आधारित है। तो 1919 में क्या किया गया था? प्रांतों में जो राज्य स्तरीय प्रांत है उसमें द्वैध शासन की बात की गई। कुछ विषय पे आपका केंद्र शासन कर रहा था, कुछ विषय में वहां का जो प्रांत है वो शासन कर रहा था, ठीक है। इस अधिनियम के तहत पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया था, यानी आपका देश आजादी से पहले भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था, महिला पुरुष दोनों को, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पिछले बार 1 to 5 में पूछा गया था। चलिए, पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का जो स्पष्ट प्रयोग है 1919 में ही किया गया था। उत्तरदायी शासन जो शब्द है पहली बार जो है भारतीय संविधान में जो प्रयोग किया गया है वो आपका 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है उसी के तहत किया गया। तो मेन रूप से यहाँ पर द्वैध शासन की जो प्रांतों में शुरुआत हुई है ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो याद रखिएगा 1919 का जो आपका प्रांत में जो द्वैध शासन है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत ही किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण अब आ गया भारत सरकार अधिनियम 1935, बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारतीय संविधान का 2/3 भाग भारत शासन अधिनियम 1935 का ही पाठ है। इसके तहत क्या किया गया? संघ लोक सेवा आयोग, जो अभी आप यूपीएससी देख रहे हैं, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई और प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और इसको द्वैध शासन को केंद्र में लागू कर दिया गया और प्रांतों को खुला छूट दे दिया गया, स्वायत्तता दे दी गई, प्रांत अपने मन से अब शासन करे, अपने हिसाब से शासन करे। उत्तरदायी शासन, स्वशासन, ठीक है, प्रांतों को दे दिया गया और दोहरे शासन के स्थान पर, ठीक है, यानी जो दोहरा शासन चल रहा था प्रांत में उसको खुली छूट दे दी गई 1935 के तहत। क्योंकि आप देख ही रहे कि धीरे धीरे अब देश आज़ादी की ओर बढ़ रहा है, 1935 तक आ रहा है, तो भारतीय यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं। भारतीय राजनीति जो है गर्म हो चुकी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप देखेंगे वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग शहीद हो रहे हैं अब यहाँ पर, तो स्वाभाविक है कुछ ना कुछ छूट अब इनको भारतीय लोगों को दी जा रही है, ठीक है। चलिए, विस्तार सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का महत्व भारत के वर्तमान जो संवैधानिक ढांचा का जो आधार स्रोत है वो 1935 का ही भारत शासन अधिनियम है, ठीक है। शक्तियों का विभाजन केंद्र और प्रांतों में किया गया यहाँ पर, और स्थापना इसमें फेडरल जो न्यायालय की स्थापना 1937 में हुई, या कह सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई वो सब आपका 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही हुआ। जवाहरलाल नेहरू का कथन है, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन ही नहीं है। 1935 के अधिनियम को पंडित नेहरू ने क्या कहा
ये कार तो है जिसमें ब्रेक है लेकिन इंजन ही नहीं है, चलेगा ही नहीं। गुलामी का अधिकार बोला, दास्ता का आज्ञा पत्र बोला, अनुदेश प्रपत्र अंतर्विष्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से 1935 के अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में भी यहां पे समाविष्ट किया गया, ठीक है। भारत के संविधान में बाद में चल के 1950 में इसको शामिल किया गया। फिर कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, ठीक है, जो 1936 में हुआ था, उसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था। यह क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अभी तो उस दिन तो चर्चा हो रहा था ना, किस नेता ने मतलब इसको, जैसे कांग्रेस ने अस्वीकार किया था, लेकिन कौन नेता नहीं चाहते थे कि ये अस्वीकार नहीं हो, तो उसमें आंसर होता पंडित नेहरू और जो आपके कौन थे उनके साथ जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, ये मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ठीक है। तो वो लोग नहीं चाहते थे कि भारत जो ये बहिष्कार हो, भारत सरकार अधिनियम 1935 बहिष्कार हो, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन पूछा था अभी जस्ट टीचर के ही एग्जाम में। तो 1935 तक का अधिनियम आज रहने देते हैं, ठीक है। टाइम भी 9:30 हो गया, ऐसे बहुत बड़ा है ये, अगले दिन जो है फिर पढ़ाएंगे तो आपका जो है पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। तो 1935 के अधिनियम तक आप लोग फिर से एक बार रिपीट कर लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद कल पूरा करके आपको क्वेश्चन आंसर भी, इसका जो भी टॉपिक है महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको मैं करवा दूंगा। तो चूंकि यह बड़ा टॉपिक है, लेंदी टॉपिक है, इसलिए ज़्यादा नहीं, 1935 तक के अधिनियम को जो भी हमने व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ दिया है या आपके जो पीडीएफ नोट्स हैं उसमें लिखा होगा, एक फोल्डर होगा, ठीक है, पीडीएफ नोट्स फॉर प्रिंट, तो उससे आप पॉलिटी निकाल करके आप डाउनलोड करेंगे, उसमें सारा लिखा हुआ है। तो कोशिश कीजिए लिखने का भी, अगर नहीं लिख पाते हैं तो प्रिंट जरूर करा के रखिए और उसको अंडरलाइन करते हुए जो जो चीज़ पे एम्फेसाइज किए हैं, जोड़ दिए हैं, वो आपके दिमाग में है, उसको बार बार रिपीट कीजिए। निश्चित रूप से फिर यही क्वेश्चन इसी रूप में या किसी न किसी रूप में फिर से इन्हीं प्रश्नों को बीपीएससी क्रिएट करके आपके बीच रखेगा और आप कंफ्यूज होइएगा, ठीक है। तो बताया हुआ सब रहेगा, फिर कहिएगा बनता ही नहीं है। तो कॉन्सेप्ट है, बार बार रिपीट कीजिएगा, याद कीजिएगा तो बनेगा, भूल जाइएगा तो नहीं बनेगा। 1909 का अधिनियम क्या है, मार्ले मिंटो, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, 1919 क्या हुआ नहीं हुआ, इसको दिमाग में दोहराइए, ठीक है। आज जितना चीज आपको हमने पढ़ाया, पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसको एक बार पढ़ लीजिए, फिर सिलसिलेवार ढंग से आप एक्ट को भी सोचिए कि क्या क्या हुआ था, 1919 में क्या हुआ, 1935 में क्या हुआ, 1773 में क्या हुआ, 1861 में क्या हुआ, 1813 में क्या हुआ, 1833 में क्या हुआ, 1786 में क्या हुआ, 1784 में, ठीक है। तो आप 2-3 बार 4 बार अपने मन में एनालिसिस कीजिएगा, तब जाकर के ये टॉपिक आपको याद होगा। समझने से ज़्यादा इसको याद करना है, कौन सा टॉपिक समझना है, इसके बाद सारे टॉपिक समझना है पॉलिटी में, बस इसको याद करना है। बाद बाकी जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, वो हम ऐसे ही याद करवा देंगे आपको, लेकिन ये वाला चीज़ है, इसको बार बार 2-4 बार पढ़िएगा, तभी आपके दिमाग में जाएगा और आपका एग्जामिनेशन हॉल तक जाएगा। ये सबसे टफ है, जान लीजिए। मैं पहले ही बता देता हूँ इसको पढ़ा, ये पहले मैं लास्ट में पढ़ाता था, लेकिन अब शुरू में ही पढ़ा देता हूँ, क्योंकि ये टेंशन खत्म हो गया मेरा, ठीक है। आगे चल करके अब सारा आसान होगा, तो ईजिली आप जो है प्रोसेस में आगे तेजी से, और ऑलरेडी सारे पॉलिटिकल साइंस के जो है TRE 2 के सारे वीडियो हमने डाल रखा है। सामाजिक विज्ञान में देखिएगा, कंटेंट में पॉलिटिकल साइंस के सारे 35-40 जो भी वीडियो हैं उसमें सारे टॉपिक करवा रखे हैं, तो उसको भी देखिए। बाद बाकी जो कमियां होगी वो नए नए वीडियो में भी दूर होते रहेगा, ठीक है। जो लोग अभी तक कोर्स से नहीं जुड़े हैं, यूट्यूब पे केवल देख रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से समय रहते जुड़ जाएं, नहीं तो बाद में आपको पश्चाताप के सिवा और कुछ नहीं होने वाला है। चूंकि टाइम रहते तैयारी नहीं होगी तो आगे चल करके अब समय आपके पास घटते जाएगा, ठीक है। सिलेबस बड़ा है और इस बार कंपटीशन टफ होने वाला है, चूंकि बच्चों के पास टाइम है, वो अच्छे से पढ़ेंगे तो आप आसानी से, अभी 2-4 नंबर से छूटा है, अगले बार और ज़्यादा नंबर से छूट जाएगा। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, इस बार कंपटीशन सबसे ज़्यादा टफ होगा। TRE 1 TRE 2 से 10 गुना ज़्यादा टफ कंपटीशन आपका TRE 3 होने वाला है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो अभी से लगिए, नहीं तो फिर जानिए आपको जॉब करना है। चलिए, आज के वीडियो लेक्चर में इतना है।